पत्थर तराशने वाले कारीगरों का एक संघ दुनिया की सबसे मशहूर खुफिया सोसाइटी कैसे बन गया? मतलब कारीगरों का एक ग्रुप इतिहास को बदलने वाली एक रहस्यमयी बिरादरी में कैसे तब्दील हो गया? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। फ्रीमेसन्स की कहानी की जड़ें यूरोप के बड़े बड़े गिरजाघरों की नींव में हैं। ये सिर्फ पत्थर तराशने वाले लोग नहीं थे, नहीं, ये उन आर्किटेक्चरल सीक्रेट्स के रखवाले थे जिनकी वजह से वो आसमान छूती इमारतें बन पाती थीं। देखिए, ये बदलाव कोई एक रात में नहीं हुआ। शुरू में तो सब कुछ काम के बारे में था, मतलब अपने हुनर को सीक्रेट साइन और पासवर्ड से बचाकर रखना। लेकिन फिर 17वीं सदी आते आते बाहर के लोग जो कारीगर नहीं थे वो भी इसमें शामिल होने लगे। और फिर आया 1717 का साल, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। लंदन में पहले ग्रैंड लॉज की स्थापना हुई। बस यही वो पल था जब ये कारीगरों का संघ ऑफिशियली एक फिलोसॉफिकल भाईचारे में बदल गया। तो सवाल ये है कि उन बंद दरवाजों के पीछे होता क्या है। आइए इस मेसोनिक कोड को डीकोड करते हैं, इसकी बनावट, इसके नियम और इसकी कोर वैल्यूज को समझते हैं। इसके दिल में है एक 3 स्टेप्स का सफर। शुरुआत होती है एक ट्रेनी के तौर पर, जहां नैतिकता की नींव रखी जाती है। फिर कोई बनता है फेलो क्राफ्ट, जो ज्ञान और शिक्षा पर फोकस करता है। और आखिर में एक मास्टर मेसन के रूप में जिंदगी और मौत के गहरे सवालों का सामना किया जाता है। ये असल में पर्सनल ग्रोथ का एक सिंबॉलिक रास्ता है। मेसन बनने के लिए एक शर्त है, एक सुप्रीम पावर में यकीन करना। लेकिन वे इसे कोई खास नाम नहीं देते। वे कहते हैं ब्रह्मांड का महान वास्तुकार। ये एक कमाल का आइडिया है। इसे अलग अलग धर्मों के लोग बिना किसी धार्मिक बहस के एक साथ आ सकते हैं। तो इसमें शामिल कौन हो सकता है? अच्छा, पारंपरिक तौर पर ये अच्छे कैरेक्टर वाले पुरुषों के लिए था जिन्हें कोई मौजूदा मेंबर रेकमेंड करे। मतलब रेप्यूटेशन ही सब कुछ थी। हालांकि अब वक्त बदल गया है और आज कुछ ब्रांचेस महिलाओं को भी शामिल करती हैं। ये दिखाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन भी समय के साथ बदल रहा है। अब बात करते हैं फ्रीमेसन्स के गोल्डन एज की, वो दौर जब उनका असर अपने चरम पर था और वे दुनिया के सबसे ताकतवर नेटवर्कों में से एक थे। आज भी पूरी दुनिया में इनके 30 लाख से ज्यादा सदस्य हैं। हाँ, ये उनकी पीक से काफी कम है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल प्रेजेंस है, खासकर यूके और अमेरिका में। ये उनकी एक स्थायी विरासत को दिखाता है। और अगर इतिहास में झांके तो इस नेटवर्क में कुछ बहुत बड़े नाम शामिल थे। जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, मोजार्ट, ये सब इसके सदस्य थे। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, उनकी मेंबरशिप उनकी निजी जिंदगी का हिस्सा थी, किसी ग्लोबल एजेंडे का सबूत नहीं। उन लॉजों को उस जमाने का लिंक्डइन या क्लब हाउस समझिए। ये एक भरोसे की जगह थी जहां अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोग भी एक दूसरे से मिल सकते थे, बिजनेस की बात कर सकते थे और खुलकर बातचीत कर सकते थे। ये एक बहुत ही जरूरी सोशल सर्किट था। तो फिर प्रभावशाली लोगों का ये नेटवर्क दुनिया पर कब्जा करने की एक खतरनाक साजिश में कैसे बदल गया? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है ना? आखिर ऐसा हुआ क्या जिससे दुनिया भर में इन साजिश की कहानियों को इतनी हवा मिली? इसका जवाब 3 चीजों के एक मिक्सचर में छिपा है। पहला, सीक्रेसी, उनके गुप्त रीति रिवाज और सिंबल, इनसे शक पैदा होना स्वाभाविक था। दूसरा, पावरफुल मेंबर्स, जब लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति और बड़े बड़े नेता एक ही ग्रुप का हिस्सा हैं तो उन्हें लगने लगता है कि यही लोग सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। और तीसरा, सामाजिक बेचैनी, जब भी समाज में बड़ी उथल-पुथल होती है, लोगों को दोष देने के लिए एक बलि का बकरा चाहिए होता है और एक गुप्त समाज इसके लिए परफेक्ट टारगेट था। तो यहाँ है मिथक बनाम हकीकत। मिथक ये है कि एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकारों और फाइनेंस को कंट्रोल करता है। हकीकत ये है कि ये प्रभावशाली लोगों के लिए एक नेटवर्क था, लेकिन सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का कोई सबूत नहीं। ये अलग अलग लॉजों का एक ढीला ढाला गठबंधन है, कोई एक हेडक्वार्टर नहीं जो दुनिया चला रहा हो। तो 21वीं सदी में फ्री मेसनरी कहाँ खड़ी है? चलिए कहानी को आज के दौर तक लेकर आते हैं। सच तो ये है कि मेंबरशिप में एक लंबी गिरावट आ रही है। 20वीं सदी के बीच का वो सुनहरा दौर अब एक दूर की याद जैसा है, जो दिखाता है कि आज इस संगठन के सामने कितनी चुनौतियां हैं। तो ये गिरावट क्यों आई? सीधी सी बात है, दुनिया बदल गई है। आज का दौर ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की मांग करता है। ऐसे में एक सीक्रेट सोसाइटी थोड़ी पुरानी लगती है। अब हमारे पास अपने नेटवर्क्स हैं,
फेसबुक से लेके ट्विटर तक, और शायद युवा पीढ़ी को अब इसमें उतनी दिलचस्पी नहीं है। तो आज फ्रीमेसनरी क्या है? असल में इसका पूरा फोकस ही बदल चुका है। ग्लोबल प्रभाव के बजाय अब ये चैरिटी, ऐतिहासिक चीज़ों को बचाने और अपने मेंबर्स के लिए एक सोशल क्लब होने पर ज़्यादा ध्यान देती है। ये अब एक कल्चरल और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। एक समय था जब फ्रीमेसन्स ने दुनिया को आकार देने में मदद की। अब जब वे और उनके जैसे समूह फीके पड़ रहे हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए, आज कौन से नए नेटवर्क, चाहे वे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, चुपचाप हमारे भविष्य को आकार दे रहे हैं।